हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मराठा एम्पायर। और इसमें हम लोग मराठा एम्पायर और उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिलेशन को देखेंगे, कैसे पेशवा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता है उसको देखेंगे, किस तरीके से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा कमज़ोर होते हैं वो देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो शिवाजी महाराज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मराठा एम्पायर जो था उसको जो शुरुआत करने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है वो जाता है शिवाजी। जो शिवाजी महाराज जो थे इनका जन्म 1627 में हुआ था, और ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवनेर फोर्ट यानी कि शिवनेर दुर्ग जो कि महाराष्ट्र के पुना नामक स्थान पे है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले था। ये अपने माता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इनके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इनकी माँ का। इनके जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव गुरु जो माने जाते हैं, या सिर्फ अगर इनका गुरु का नाम पूछ दिया जाए तो वो कौन थे, वो दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी महाराज के गुरु के नाम से कहा माना जाता है इनको, दादाजी कोंडदेव को। इनके जो धार्मिक जो शिक्षक थे, रिलीजियस टीचर थे, वो समर्थ गुरु रामदास थे। समर्थ गुरु रामदास इनके धार्मिक शिक्षक हो गए और राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षक दादाजी कोंडदेव हो गए। शिवाजी के बारे में इतनी जानकारी है। अब आगे देखते हैं। 1646 में तोरन जो फोर्ट रहता है, तोरन का जो दुर्ग रहता है, उसको शिवाजी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से कैप्चर कर लेते हैं। ये 1646 की घटना है। उसके बाद 1659 में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिवाजी महाराज के बारे में उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1659 में अफजल खान जो कि आदिल शाह वंश का सेनापति था, उसको इन्होंने मार दिया 1659 में, और इसको उन्होंने बाघ के क्लॉज से यानी टाइगर क्लॉज से मारा था। और इसके बाद शिवाजी आम जन में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद 1663 में औरंगजेब ने अपने डेक्कन प्रोविंस के गवर्नर शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा, लेकिन वो इसको हरा देते हैं और इसके बेटे को मार देते हैं। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सटेंशन किया। इन्होंने क्या किया कि 1664 में इन्होंने अटैक किया सूरत पे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्जा कर लिया क्षेत्रों पे, और वहाँ पे धन को लूट लिया। और ये औरंगजेब को चूंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे गुस्सा होकर के ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो होता है उसमें औरंगजेब का योगदान रहता है। उसमें वो जय सिंह जो कि वहाँ का एक लोकल शासक रहता है, उसको औरंगजेब शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजता है, और वो एक तरीके से सफल भी हो जाता है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो था वो औरंगजेब के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई और शिवाजी के लिए नुकसानदायक। इसमें अंदर क्या होता है कि शिवाजी के पास जो 35 फोर्ट होते हैं, 35 किले होते हैं शिवाजी के पास, उसमें से 23 किले 23 फोर्ट औरंगजेब अपने अंदर में ले लेता है, और सिर्फ 12 फोर्ट उनके पास छोड़ा जाता है, वो भी इस सियोरिटी के साथ कि वो इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 के तहत होता है। अब आगे देखते हैं 1674 में क्या होता है। उसके बाद 1674 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त रायगढ़ में, रायगढ़ नामक जगह पे ये खुद को राजा घोषित करते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। और ये छत्रपति की उपाधि लेते हैं। तो छत्रपति महाराज शिवाजी इनको कहा जाता है 1674 से। इनका जो कोरोनेशन हुआ था, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। इस राज्याभिषेक की एक और घटना है कि बनारस घाट के एक फेमस ब्राह्मण थे गंगा भट्ट, उनको इसमें बुलाया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बनारस घाट के किस ब्राह्मण को शिवाजी के राज्याभिषेक में बुलाया गया था? तो गंगा भट्ट को बुलाया गया था। इनके कोरोनेशन के राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है 1676 में। उसके बाद क्या होता है कि ये कैप्चर करते हैं वेल्लोर को, जिंजी को, जो कि जिंजी इनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्थान माना जाता है। उसके दुर्ग को कैप्चर करते हैं, उसको बाद में राजधानी भी बनाते हैं। लगभग 9 सालों तक वो राजधानी बनी रहती है इनकी, जिंजी नामक स्थान पे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है फीवर के कारण, और मात्र उस वक्त वो 53 ईयर्स के एज के थे। तो 1674 से 1680 तक शिवाजी महाराज मात्र 6 वर्ष तक राजा रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो साम्राज्य होता है वो इनके बेटों के पास आ जाता है, और वो चूंकि बहुत ज़्यादा इफिशियंट रूलर नहीं होते हैं इनके पुत्र जो होते हैं, तो उसके बाद मराठा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन से पुत्र कैसे आए,
तो सबसे पहले संभाजी आते हैं, 1680 से 89 उनका कार्यकाल होता है। ये चूंकि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे इसलिए ये आते हैं, लेकिन ये बहुत ही इफिशियंट शासक नहीं थे। इस कारण से इनके जो मराठा चिफ्स थे, जो मराठा जो पदाधिकारी थे, कोर्टियर्स थे, ये इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। ये संभाजी जो थे ये औरंगजेब के एक पुत्र अकबर से मिलते हैं, अकबर से मिलते हैं और पाली नामक स्थान पर मिलते हैं। ये पूछा गया है कि किस स्थान पर मिलते हैं, तो पाली नामक स्थान पर अकबर जो था औरंगजेब का एक पुत्र जो कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, उससे मिलते हैं और उसका साथ देते हैं। इस बात से नाखुश होकर के औरंगजेब जो है वो अपने एक सेनापति मुकर्रब खान के द्वारा इनको कैप्चर करवा लेता है, इनके एक साथी कवि कलश के साथ। और 1689 में क्या होता है कि औरंगजेब का सेनापति मुकर्रब खान कवि कलश जो कि संभाजी का एक साथी होता है और संभाजी दोनों को कैप्चर करके और मार देता है 1689 में। तो 1680 में ये राजा बनते हैं और 1689 में मुकर्रब खान के द्वारा इसको मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है? क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के रिबेलियस बेटे अकबर की सहायता की थी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर कि संभाजी को जो पत्नी थी वो और इनके एक पुत्र थे साहू जी, इनको भी कैप्चर कर लिया जाता है मुगलों के द्वारा और इनका जो फोर्ट था रायगढ़ का उसको भी कैप्चर कर लेते हैं अंग्रेज। तो उस वक्त मराठा साम्राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो फिर अगला राजा कैसे बनता है? तो संभाजी के जो छोटे भाई थे और शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम, ये राजा बनते हैं उसके बाद 1689 से 1707 में। लेकिन ये खुद को राजा क्लेम नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि हमने शिवाजी के जो पोते होंगे यानी कि साहू जी, उनके स्थान पर, उनके नाम पर मैं शासन कर रहा हूं जब तक वो मुगलों के कैद में है। और ये जब राजा बनते हैं उसके बाद 1689 में वो रायगढ़ को वापस से मुगलों से छुड़ा लेते हैं। लेकिन 1700 में क्या होता है, 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है और साहू जी मुगलों के कैद में थे और जो राजा राम के अपने पुत्र थे वो उस वक्त काफ़ी छोटे थे, तो राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, वो प्रशासन को अपने कंट्रोल में लेती है और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो उस वक्त काफ़ी छोटा था। इसी वक्त क्या होता है, जो जुल्फिकार खान एक मुगल पदाधिकारी होता है, वो मुगलों के बीच में एक प्रस्ताव देता है कि हम मराठा के आपसी रंजिश का फायदा उठा करके उनके बीच सिविल वार करवा सकते हैं। तो इसलिए एक प्लान वो लोग करते हैं कि साहू जी जो कि संभाजी के पुत्र थे उनको रिलीज कर दिया जाता है ताकि आपस में इन लोगों के बीच गद्दी के लिए झगड़ा हो। और यही चीज होता है बैटल ऑफ खेरा नामक स्थान पर। बैटल ऑफ खेरा जो कि 1707 में होता है, खेरा नाम के स्थान पे बैटल ऑफ खेरा होता है ताराबाई और साहू जी के बीच में। ताराबाई और साहू जी के बीच में बैटल ऑफ खेरा होता है 1707 में। ये कई बार पूछा गया है इसका डेट, और इसमें साहू जी की जीत होती है। और साहू जी की जीत में जिस एक व्यक्ति का सबसे ज्यादा इसमें योगदान था वो थे बालाजी विश्वनाथ जो कि उस वक्त पेशवा थे। तो ये साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध की रिजल्ट थी। अब आगे देखते हैं, आगे आते हैं। अब साहू जी जीत गए तो वो बन जाते हैं राजा। 1707 से 1749 तक का उनका कार्यकाल होता है और वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से राजा बनते हैं। और उनके ही एडवाइस पर क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो असिस्ट करते हैं सैयद ब्रदर्स को। जो सैयद ब्रदर्स हम लोग मुगल पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि सैयद ब्रदर्स एक किंग मेकर्स के नाम से प्रसिद्ध थे मिडाइवल हिस्ट्री में। और ये लोग फर्रुखसियार जो कि मुगल बादशाह होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं 1719 में, ताकि दूसरे राजा रफीउद्दर्जात को शासन में बैठाया जाए। तो इसमें मदद करते हैं कौन? बालाजी विश्वनाथ। किनके कहने पे? तो साहू जी के कहने पर। अब आते हैं साहू जी के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राजा राम द्वितीय, और ये इनके एक दत्तक पुत्र थे। राजा राम द्वितीय का कार्यकाल 1749 से 1777 का था, 1777 तक का। इनसे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है ट्रीटी ऑफ संगोला। और ये ट्रीटी ऑफ संगोला का मराठा एम्पायर में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। ट्रीटी ऑफ संगोला किनके साथ करते हैं राजा राम द्वितीय? तो बालाजी बाजीराव के साथ। 1750 इसका ये डेट भी पूछा गया है। इस ट्रीटी ऑफ संगोला के अंतर्गत क्या होता है कि जो पेशवा होते हैं वो नॉमिनेटेड हेड से रियल हेड बन जाते हैं, यानी कि मराठा एम्पायर का जो असल शक्ति था, जो रियल पावर था, वो पेशवा के अंडर आ जाता है, जो उसके जो छत्रपति होते हैं, जो राजा होते हैं, उससे हटकर। और जो राजा राम या बाकी जो राजा होते हैं वो अब नाम मात्र के रह जाते हैं। अब पेशवा सिर्फ
शुरू हो जाती है। तो ये ट्रीटी ऑफ संगोला का काफ़ी महत्व है। अब आगे देखते हैं। अब जो पेशवाशिप शुरू हो गया तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले पेशवा कौन थे। तो पहले पेशवा का नाम काफ़ी बार पूछा गया है, दत्ताजी पिंगले। जो पहले पेशवा बनाए गए थे छत्रपतियों द्वारा, दत्ताजी पिंगले का नाम उसमें आता है। लेकिन उसके बाद और भी कई सारे पेशवा बने, लेकिन उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम जहां से पेशवाशिप स्टार्ट होती है, इमर्ज करती है प्रोमिनेंट रूप से, मजबूत होती है, वो बालाजी विश्वनाथ के। इनका पूरा नाम बालाजी विश्वनाथ भट्ट था और इनका जो कार्यकाल था वो 1713 से 1720 का था। इनको मराठा साम्राज्य का दूसरा फाउंडर कहा जाता है शिवाजी के बाद। शिवाजी के बाद अगर मराठा साम्राज्य में कोई बड़ा प्रशासक आया, सबसे बड़ा प्रशासक आया, तो वो बालाजी विश्वनाथ थे। इसलिए इनको सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर कहा जाता है। इन्होंने एग्रीमेंट किया था मुगल्स के साथ। मुगल के साथ एक इन्होंने समझौता किया जिसके तहत चौट वसूलने का अधिकार मिला था। और चौट जो था वो काफ़ी सारे क्षेत्र जो कि मुगलों के अंदर थे उसमें भी मिला था, जिसमें कि 6 प्रोविंस इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कि डेक्कन, कर्नाटक, मैसूर काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र थे। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब आगे देखते हैं। इस ट्रीटी के तहत मराठा और क्या करते, तो मुगल्स को हेल्प करते। जब उनकी जरूरत होती किसी प्रकार के आक्रमण के समय में, तो मराठा मुगलों की मदद करते और साथ साथ 10 लाख रुपए सालाना देते। तो समझौते के तहत क्या हुआ कि 6 मुगल प्रोविंस पे मराठा चौट वसूल करते, टैक्स लेते और जरूरत पड़ने पर मुगलों की मदद करते और साथ ही साथ 10 लाख रुपए एनुअली उनको देते भी। लेकिन इस पर क्या होता है कि जो उस वक्त के जो मुगल बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा राजी नहीं होते हैं। तो राजी नहीं होते हैं तो क्या होता है कि मराठा जो है वो हेल्प करते हैं, बालाजी विश्वनाथ की तरफ से हेल्प जाता है सैयद ब्रदर्स को, और सैयद ब्रदर्स फर्रुखसियार को मार करके रफी उद्दरजात को नया मुगल बादशाह बना देते और उन्होंने इस संधि पे सिग्नेचर किया था। तो ये पूछा जाता है कि जो समझौता हुआ था मुगलों और मराठों के बीच में, उस पर किस मुगल बादशाह ने सिग्नेचर किया, तो रफी उद्दरजात ने किया था। और हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार है रिचर्ड टेम्पल, उनके अनुसार ये जो संधि थी वो मराठों के मैग्ना कार्टा के रूप में जानी जाती है। मराठों के मैग्ना कार्टा किस पेशवा के समय में हुआ, तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुआ। तो ये बालाजी विश्वनाथ से इतना इंपॉर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव इनके पुत्र थे बालाजी विश्वनाथ के। अब तक क्या हो चुका था कि पेशवा का पद जो था वो पैतृक हो चुका था, हेरिडेटरी हो चुका था, यानी कि पिता के बाद उनका पुत्र इस पद को संभालेगा। तो बालाजीराव प्रथम जो थे उनका जो कार्यकाल था वो 1720 से 1740 का था। ई सक्सीडेड इज फादर, ये मात्र 20 वर्ष की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन गए। और ये काफी फेमस है किस चीज के लिए, तो गुरिल्ला वार टेक्निक के लिए। गुरिल्ला वार टेक्निक को हम छापामार युद्ध नीति भी कहते हैं और इसमें शिवाजी भी काफी फेमस थे। छुप के वार करते थे और अपने दुश्मनों को लूट लेते थे और उसके बाद भाग जाते, इससे दुश्मनों को काफी ज्यादा हानि पहुंचती थी। तो ये गुरिल्ला वार टेक्निक में काफी ज्यादा फेमस थे। बाजीराव प्रथम के बारे में एक चीज जो काफी फेमस है, वो कहा जाता है कि वो कभी भी युद्ध नहीं हारे। लगभग 100 से अधिक युद्ध उन्होंने लड़ा और कभी भी नहीं हारा। इनके समय में मराठा एम्पायर काफी ज्यादा बुलंदियों को छुआ। अब अगला जो इनसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है हिंदू पातशाही। जो हिंदू पातशाही का जो एक फैक्टर है, हिंदू पातशाही जो है एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है कि अगर कोई एक कॉमन दुश्मन है, जैसे कि उस वक्त सबके कॉमन दुश्मन मुगल हुआ करते थे, जितने भी हिंदू रूलर हुआ करते थे, तो हिंदू पातशाही का यहाँ अर्थ ये हुआ कि चूंकि दुश्मन हमारा कॉमन है और हम सभी लोग हिंदू हैं, तो एक साथ यूनाइट होकर के उस पर अटैक करें। तो यही हिंदू पातशाही का अर्थ होता है और ये बाजीराव प्रथम के दौरान काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इन्होंने निज़ाम, जो कि हैदराबाद के निज़ाम चिनकिलिस खान थे, उनको 1728 में हराया। मालवा का क्षेत्र 1735 में कैप्चर कर लिया और गुजरात का क्षेत्र 1738 में कैप्चर कर लिया बाजीराव प्रथम ने। अब आगे देखते हैं। ही प्रोटेक्टेड बुंदेला किंग छत्रसाल। जो बुंदेला सरदार छत्रसाल, ये कि राजपूत क्लैन था छत्रसाल, जो कि बुंदेला जो था वो लोग राजपूत क्लैन थे और उसमें छत्रसाल जो थे उस राजा का नाम था। तो चूंकि उसके ऊपर इलाहाबाद के एक सूबेदार थे मोहम्मद खान, वो अटैक करने वाले थे और चूंकि जब बुंदेला सरदार को कोई उपाय दूसरा नहीं लगा तो वो बाजीराव प्रथम से मदद मांगते हैं। बाजीराव प्रथम उनको मदद करते हैं और उनको
इस अटैक से बचा लेते हैं, साथ ही साथ उनको बहुत सारा क्षेत्र भी देते हैं। तो छत्रसाल जो थे इस बात से खुश हो जाते हैं और उनको रिटर्न में अपना कुछ क्षेत्र वापस उनको प्रदान करते हैं, जिससे कि मराठा जो थे वो चौथ वसूल कर सकते थे। और साथ ही साथ एक नर्तकी को भेंट करते हैं, उस नर्तकी का नाम मस्तानी होता है। ये जो मस्तानी जो थी ये बुंदेला सरदार छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को गिफ्ट किया था इलाहाबाद के सूबेदार से बचाने के बाद। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ कन्फेडरेसी ऑफ मराठा। मराठा में जो कन्फेडरेसी का जो प्रथा जो शुरू हुआ वो बाजीराव प्रथम के समय से ही शुरू हुआ और इसी के तहत मराठा जो था वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। इसमें जो पहले थे वो पेशवा थे, पूना के पेशवा थे। भोसले जो थे उनका जो मुख्यालय वो नागपुर था। सिंधिया जो थे उनका मुख्यालय ग्वालियर था और गायकवाड़ थे उनका मुख्यालय बड़ौदा था। होलकर इनका मुख्यालय इंदौर था। तो ये 5 कन्फेडरेसी में बट गए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था, जो सबसे ज़्यादा मजबूत थे, वो पेशवा थे पूना के। इनके समय में एक और जो हुआ, ये जो पुर्तगीज जो थे, कई सारे यूरोपियंस थे तो उसमें पुर्तगीज भी थे, उनसे इन्होंने सालसिट और बेसिन का जो बंदरगाह था वो 1739 में कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों से इन्होंने सालसिट और बेसिन का बंदरगाह, जो कि वेस्टर्न पार्ट में ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ को उन्होंने कैप्चर कर लिया पुर्तगीज से। अब नेक्स्ट जो है हमारा वह है बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे और मात्र 19 वर्ष की उम्र में ये राजा बने। इनके समय में का इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ट्रीटी ऑफ संगोला 1750 में वो इनके समय में ही हुआ था राजाराम द्वितीय के साथ, जिससे कि पेशवा जो थे वो रियल हेड बन गए मराठा एम्पायर के। बालाजी बाजीराव राजा तो थे, पेशवा तो थे, लेकिन इनको अपने एक कजिन था, इनका एक चचेरा भाई था सदाशिव राव, और उसके साथ पूरे कार्यकाल के दौरान ये मदद लेते रहे। एक तरीके से कह सकते हैं कि सदाशिव राव बालाजी बाजीराव पे हावी रहे, हालांकि उन्होंने उसका गलत फायदा नहीं उठाया। बालाजी बाजीराव के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना है कि नवाब ऑफ बंगाल जो कि अलीवर्दी खान था उसको हराया गया था इस काल में। अलीवर्दी खान जो थे बंगाल के नवाब, उसको बालाजी बाजीराव के कार्यकाल के दौरान हराया गया था। अब आते हैं इनके कार्यकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इनके कार्यकाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना थी वो थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और इसका डेट काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो मराठा के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड से अटैक करने आया था। और ये अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होती है और मराठों की हार होती है, और मराठा कभी भी इस हार से उबर ही नहीं पाते हैं। मराठा के लिए यह हार उनके लिए कमर तोड़ने वाली साबित हो सकती है। अब्दाली की इसमें कुछ लोकल जो रूलर्स थे उन्होंने भी मदद की थी। कौन थे? तो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इनकी मदद की थी, और रुहेल जो सरदार था हाफिज खान, उसने भी इसकी मदद की थी। तो अहमद शाह अब्दाली की मदद किस लोकल रूलर्स ने की थी, किस क्षेत्रीय शासकों ने की थी? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रुहेल सरदार हाफिज खान। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पूछा जाता है कि जाट सरदार, जाट का जो लीडर था सूरजमल, वो किसके तरफ से युद्ध किया? तो वो किसी की तरफ से युद्ध नहीं किया था, वो इसमें न्यूट्रल था। न उसने मराठा के पक्ष में युद्ध किया और न ही उसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। मराठा आर्मी का इसमें लीड किसने किया था? मराठा आर्मी का नेतृत्व विश्वास राव इसके प्रमुख सेनापति थे, लेकिन सदाशिव राव चूंकि हर मैटर पे साथ देते थे बालाजी बाजीराव का, तो सदाशिव राव भी नेतृत्व कर रहे थे और मुख्य रूप से यही दोनों युद्ध लड़ रहे थे। बालाजी बाजीराव युद्ध नहीं लड़ रहे थे। अब आगे देखते हैं। जब पेशवा को इस चीज के बारे में पता चलता है कि हमारी हार हो गई है, और हमारे जो दोनों सेनापति थे उन दोनों सेनापतियों को वो मोती कहते थे, 2 मोती, जब पेशवा को पता चला कि दोनों मोतियों की मृत्यु हो गई, तो इस चीज को सुन के ही पेशवा की खुद की मृत्यु हो जाती है और बालाजी बाजीराव जो थे वो भी गुजर जाते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 एग्जाम्स में कि इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी यानी कि आई विटनेस कौन थे? तो पंडित कांसीराम जो थे वो पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है कि इस युद्ध के बाद मराठा जो थे उनका एक्सपेंशन रुक जाता है, जो एक सेंट्रल पावर के रूप में, चूंकि मुगल कमजोर हो रहे थे उस वक्त
और भारत में उस वक्त एक सेंटर लीडरशिप की जरूरत थी और मराठा जो थे इस चीज के लिए सबसे अच्छे कंटेंडर थे। लेकिन इस तृतीय युद्ध ने, पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठों की इन सभी चीजों पर कंट्रोल कर लिया, इन सभी चीजों को रोक दिया और इनका जो एक्सपेंशन हो रहा था हर क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं थम गया इसके बाद। और उसके बाद इस हार से वो कभी उबर ही नहीं पाए। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी सारे जो पेशवा आते हैं और अंग्रेज और इनके साथ क्या रिलेशन रहता है, किस तरीके से एंग्लो मराठा वार होता है, जो बाकी सारे जो कन्फेडरेट्स थे, चाहे वो नागपुर के हों, भोसले या फिर गायकवाड़ जो थे, या सिंधिया थे, होलकर थे, इन लोगों ने किस तरीके से मराठा साम्राज्य की मदद की, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।